नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। सर, यूपी में अंदर खाने क्या चल रहा है? एक दिन की कार्य समिति की बैठक हुई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। तो उनके इस स्टेटमेंट को किस तरह से आंका जाए? देखिए, ये कार्य समिति की बैठक बुलाई क्यों गई थी? क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव होकर के निपटे हैं और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 70 से ज़्यादा सीटें जीती थी, 80 में से अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के। 2019 में भी उसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। उसने 64 सीटें जीती थी, 2 अपना दल ने और 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट करके रह गई 33 और समाजवादी पार्टी ने 37 जीत ली, कांग्रेस ने 6 जीत ली। कहाँ तो ये बात की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में इस बार विपक्षी दलों का तो सूपड़ा ही साफ होने वाला है और चूंकि अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, पूरा यूपी राममय है और मोदी और योगी की हवा में सब बह जाएंगे। योगी जी का भी नाम कम ही लिया जा रहा था, मोदी जी का और भगवान राम का लिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इस बार तो डबल लहर है, एक राम जी की लहर है और एक मोदी जी की लहर है। तो इस बार जो है उत्तर प्रदेश में सभी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर अटक गई और मोदी जी को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी इंडिपेंडेंटली बहुमत हासिल नहीं हुआ, वो 240 पर अटक करके रह गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये याद दिला दूं कि अकेले उत्तर प्रदेश तो ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी हैं। जरा याद करिए, पश्चिम बंगाल के बारे में क्या कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 25 से लेकर के 32 सीटें तक जीत सकती है और ममता बनर्जी जो है वो 10 से 12 सीटों पर अटक सकती है। हद से हद बढ़ी तो 15 सीटें ममता बनर्जी हासिल कर सकती है। महाराष्ट्र के बारे में भी इसी तरह की अटकलें थी कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जीत होगी और जो तमाम तरह की वहां से खबरें आ रही हैं कि शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट मिल सकते हैं, वो फेक साबित होंगे। इसी तरीके से आप देखिए कि महाराष्ट्र में, पहले मैं बताऊं दर्शकों की याद के लिए, बहुत सारे जी दर्शकों को पता होगा जो महाराष्ट्र के हैं, उनको तो पता ही है। जी। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 25 सीटों पर लड़ी थी और 23 सीटें जीत गई थी और उसकी जो गठबंधन सहयोगी थी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, तब साबुत थी, बीजेपी के साथ थी, उसने भी 18 सीटें जीत ली थी। तो दोनों की मिलाकर के ही 48 में से 40-41 सीटें उन्होंने जीत ली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 10 से भी नीचे आ गई और जो एमवीए गठबंधन, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, वो 29 सीटें जीत गए और सांगली की भी बसंत दादा पाटिल के पौत्र वाली सीट, अगर जो इंडिपेंडेंट जीते और बाद में कांग्रेस के साथ आ गए, उनको भी मिला लें तो 30 सीटें जीत गए। अच्छा, राजस्थान में सीटें क्यों कम हो गई? वहां भी योगी आदित्यनाथ की वजह से कम हो गई क्या? मेरा कहना यह है कि पश्चिम बंगाल में सीटें कम हुई, महाराष्ट्र में कम हुई, राजस्थान में कम हुई, हरियाणा में कम हुई, उत्तर प्रदेश में भी कम हो गई। तो हर जगह के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं? जी नहीं, योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। योगी आदित्यनाथ का कहा अगर माना जाता और गलत टिकट वितरण नहीं किया जाता, बलात् ऊपर से कैंडिडेट्स को नहीं उतारा जाता, जैसे वो एक उनको उतार दिया गया मुंबई से लाकर के कृपा शंकर सिंह को, जैसे गाजियाबाद से अतुल गर्ग को ले आया गया और जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया। ठीक है, अतुल गर्ग जीत गए, लेकिन वीके सिंह ने क्या गलती कर रखी थी भाई? उन्होंने कौन से पाप किए थे? एक वीके सिंह का टिकट कटने की वजह से
आपने कितनी सीटों पर ठाकुरों को नाराज कर लिया, राजपूतों को नाराज कर लिया। और ब्रजभूषण शरण सिंह का, ठीक है, विवादित चेहरा और महिला पहलवानों को लेकर के तमाम तरह के एलिगेशन उन पर लगे, और बाद में जो दिल्ली पुलिस ने जांच पड़ताल की उसमें आरोप पत्र भी उनके खिलाफ दायर किया गया, लेकिन उसको लटका करके क्यों रखा गया? अगर आपको बहुत इंडिकेशन देना था तो साफ साफ पहली ही लिस्ट में जो है काम कर देते। अब उसका नफा नुकसान जो भी होना था होता, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं अंजू जी। जिन फैसलों में योगी आदित्यनाथ को जानबूझ करके बाहर रखा गया या उनको दबा करके रखा गया, योगी आदित्यनाथ की चलती तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ये दिन ना देखने पड़ते कि कार्यकारिणी की बैठक बुला करके आप माथापच्ची कर रहे हैं, एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं और एक डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो खेली जा रही है कि जैसे योगी आदित्यनाथ की वजह से ये सब हो गया। अरे भाई, बंद करो ये सब। ये जो निचले स्तर की राजनीति की जा रही है, जो कद को छांटने की कोशिश की जा रही है। 2014 में तो चलिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, 2017 में बने हैं। पर उसके बाद 2019 में जो 64 सीटें आई थी, क्या इसका श्रेय आप योगी आदित्यनाथ को देंगे या अपने आप ले लेंगे कि हम ही मैदान में थे, योगी तो बस मुख्यमंत्री थे? तो अगर 2014 और 2019 की कामयाबी का श्रेय आप ले रहे हैं तो 2024 की विफलता का श्रेय भी अपने सिर पर लेना सीखिए। अगर आप ये नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को ढूंढेंगे, हरियाणा के लिए किसी मनोहर लाल खट्टर को ढूंढेंगे, राजस्थान के लिए किसी वसुंधरा राजे का सिर ढूंढेंगे और महाराष्ट्र के लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो ऐसे पार्टी नहीं चलती है। फिर आप पश्चिम बंगाल में किसको आप दोष देंगे? ममता बनर्जी को या अपनी लीडरशिप को? आपका जो अति आत्मविश्वास था, जिसका जिक्र खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में किया है कि ये जो अति आत्मविश्वास था ये ले डूबा, और योगी जी इस समय फायर कर रहे हैं। ये संकेत और संदेश समझने की जरूरत है। और एक बात और बता दूं मैं आपको अंजू जी, योगी आदित्यनाथ का कद अगर छांटने की कोशिश की गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से भी जाएगी और उत्तर प्रदेश से तो इतने लंबे समय के लिए जाएगी कि वापसी में उसको बहुत साल लग जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि उत्तर प्रदेश में अगर ये हालात हुए हैं तो इसके लिए वही सब लोग जिम्मेदार हैं जो महाराष्ट्र के लिए भी जिम्मेदार है, हरियाणा के लिए भी जिम्मेदार है, राजस्थान के लिए भी जिम्मेदार है और बंगाल के लिए नहीं, मुझे आप ये बताइए कि इतना डिसाइडिंग फैक्टर वाला स्टेट जहां से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, उसके मुख्यमंत्री को आप संसदीय बोर्ड में, केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दे रहे हैं? क्यों भाई? और सी जो इनकी है उसमें एक हरियाणा की सुधा यादव तो हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं है। सुधा यादव को कितने लोग जानते हैं? एक बार पार्लियामेंट का चुनाव जीती थी और अटल जी की सरकार में शायद उप मंत्री बनाई गई थी। इसके अलावा तो उनकी कोई पहचान है नहीं। उनसे बड़े नेता तो अब कांग्रेस से आकर के 3 बार आपकी कैबिनेट में हैं, राव इंद्रजीत सिंह, और उसी जाति से आते हैं, वो भी अहीर हैं, ये भी अहीर हैं। तो सवाल बहुत बड़े और कड़े हैं जिनका जवाब केंद्रीय नेतृत्व को सोचना है। अब मैं बताता हूं असली जड़ क्या है, असली रोग क्या है। 2024 के जो नतीजे हैं, ठीक है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं और रहेंगे, मजबूती से सरकार चलेगी 5 साल, उसे कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन अंदर तक हिल गए हैं, सब हिल गए हैं। और जो अंदरूनी दूसरे झगड़े थे, आरएसएस के साथ खींचतान और तमाम रणनीति के तौर पर 400 पार का नारा जो बैकफायर कर गया, बहुत सारे लोगों को लगा कि 400 तो आ ही रही है, हमें क्या जरूरत है बूथ तक जाने की।
जो सो कॉल्ड पन्ना प्रमुख बनाए गए थे, ना तो इस बार उनके फोन आए किसी के पास, ना बिल्कुल। पर्चियां पहुंचाने वाले आए, कोई कोई संपर्क ही नहीं था। सबने चादर ओढ़ रखी थी और बहुत गहरी नींद में एसी में सोए हुए थे, गर्मी वैसे पड़ रही थी। सबको लग रहा था कि 400 तो आ ही रही हैं, हमें जाने की क्या जरूरत है। कोई गाड़ी में बैठ करके पर्यटन स्थलों पर निकल गए, कोई अपने रिश्तेदारों में निकल गए, वोट देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारी लापरवाहियां, ये आपराधिक लापरवाहियां हैं। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी सेंट्रल लेवल पर, उससे लोगों में एक बहुत गलत मैसेज चला गया कि साहब ये तो मौज मस्ती के मूड में हैं, ये तो किसी की परवाह ही नहीं कर रहे हैं। और जो जहरीला प्रचार किया जा रहा था इंडिया अलायंस के द्वारा, और जो पूरा इकोसिस्टम यहाँ का भी और विदेश का भी बिल्कुल। जिस तरीके से जुटा पड़ा था, लगा पड़ा था, और जिसने एक तरीके से इनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया, एक गलत नैरेटिव स्थापित कर दिया कि ये तो संविधान बदल देंगे, ये तो आरक्षण भी वापस ले लेंगे, और खटाखट 8,500 रुपए हर साल 1 लाख रुपए आपके खाते में। इनकी काट समय रहते नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, लखनऊ में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कह दिया कि 2 महीने बाद जो है अमित शाह योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। उसका खंडन करने में आपको 2 दौर का मतदान जो है वो कम लग रहा था। 2 दौर का मतदान और हो गया, तब जाकर के जेपी नड्डा की तरफ से बयान आया, और अलीगढ़ की सभा में आगे जाकर के नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है एक इंडिकेशन दिया गया कि योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये चीजें बताती हैं कि आप मुकाबला ही नहीं कर पाए उस नैरेटिव का जो एक्चुअल में फैला दिया गया था। और अब साजिशें क्या रची जा रही हैं कि साहब 2029 में नरेंद्र मोदी तो संभवतः प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, तब तक 79 साल के हो चुके होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो दूसरे गुजराती भाई चाह रहे हैं कि मेरी ही ताजपोशी होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ रहा है, अगर उनकी पूछ बढ़ रही है, उनकी लोकप्रियता चरम पर जा रही है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर एक तरीके से उनकी कीर्ति पताका फैल रही है, तो किसी तरीके से कुछ लोगों को उनके पीछे लगाओ, बयानबाजी करवाओ विधायकों के जरिए और दूसरे लोगों के जरिए, और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करवाओ। तो मेरा कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इस समय, अगर सच कहूं तो नरेंद्र मोदी के स्तर की है। बिल्कुल। और अगर योगी आदित्यनाथ से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो इसका खामियाजा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। मैं एक चीज और समझना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त मौर्य वर्सेस योगी भी कहा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 1 महीने तक दिल्ली में बैठे रहे। अब उन्होंने भी कल कार्य समिति की बैठक में बयान दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि पार्टी जो संगठन है वो सरकार से बड़ा होता है। तो वो ये सारी बातें करके कार्यकर्ता हमारा गौरव है, वो क्या मोड़ देना चाह रहे हैं? और योगी के जो तेवर हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर वो भी कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि बैकफुट पर जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं गाज कुछ नेताओं पर गिर सकती है? क्योंकि भीतर घात हुआ है, ये तो 40-10 यूपी बीजेपी की एक रिपोर्ट थी, उसमें भी कहा गया है। देखिए, ये सब आयातित लोग हैं, और मैं कई बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, और कांग्रेस का कम्युनिज्म करण जो है वो हो रहा है, कम्युनिस्ट वामपंथी दल में तब्दील हो रही है। लेकिन कांग्रेस का एक है कि वो समय के साथ साथ अपनी कैंचुली बदलती रहती है। कभी वो कांग्रेसी ही बने रहते हैं, कभी वो मुस्लिम लीग बन जाते हैं, कभी वो वामपंथी बन जाते हैं। वो समय के अनुसार अपने आप को ढालते रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक ये रोग लग गया है कि दूसरे दलों के एक से एक बड़े आरोपी को ला करके आप चुनाव लड़ाते हैं, रातों रात टिकट थमा देते हैं, रातों रात राज्यसभा में भेज देते हैं, किसी किसी को तो मंत्री बना देते हैं, कुछ को बिना चुनाव जीते ही मंत्री बना देते हैं। रवनीत बिट्टू को क्या किया, कई और मैं नाम गिना सकता हूं।
जिनको लाया गया। अभी मुझे बताइए, महाराष्ट्र में अजित पवार को लाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल। अजित पवार को ले आए, उनके साथ के दागियों को आपने कैबिनेट स्तर का मंत्री बनवा दिया, और अब बारामती से उनकी पत्नी हारी और उनको राज्यसभा में भेज दिया। बताइए, कोई है ही नहीं ऐसे वहां बीजेपी का। ऐसे अनेक उदाहरण हैं अंजू जी, जो भारतीय जनता पार्टी ये धत्कर्म करने में लगी हुई है, और अपनी पार्टी के लिए जो मर खप रहे हैं, इतने सालों से लगे हुए हैं कि कभी तो कोई मेहर होगी हमारे सिर पर भी, उनको हताश और निराश होना पड़ रहा है। तो कार्यकर्ता अपने घर में नहीं बैठेंगे, बिल्कुल। क्या होगा उनका? तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका आप नाम ले रही हैं, मौर्य का हम्म, या पाठक का, कि हम्म, साहब इनको लाया गया बाहर से, पाठक बीएसपी से आए, ये समाजवादी पार्टी से आए, और हम्म, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। एक इलाहाबाद के जो अपने पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको हटा करके आपने राज्यसभा में भेज दिया। उनको कहा गया कि नकारा थे, निष्क्रिय थे, तमाम तरह की चीजें थी, लेकिन एक गलत मैसेज दिया गया कि जो आपके कैडर के हैं, जो आपकी पार्टी के हैं, जो बरसों से आपकी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनको तो आप हटा करके राज्यसभा भेज रहे हैं। दूसरे दलों से जो आ रहे हैं, उनको आप ब्राह्मण के नाम पर, दलित के नाम पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए दे रहे हैं। जो बात आप कर रही हैं कि क्या केशव मौर्य को उनकी बदजुबानी के लिए या बयानबाजी के लिए पनिश किया जाएगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, और पिछले 10 साल से जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये प्रेशर को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जब इनको कठोरता का परिचय देना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि दिल्ली की गर्दन को दबोच करके 13 महीने तक तथाकथित किसान बैठे रहे, सांस नहीं लेने दिया। चारों सर तरफ से चारों फिर आ तरफ गए। से चारों तरफ से उसको घेर करके उसका सांस लेना दूभर कर दिया। सब्जी मंडी हो या जितने व्यापारी, जितना भी कच्चा माल बाहर से आता है या बाहर जाता है, कितना भारी नुकसान हुआ है 13 महीने में, इसका कोई आर पार नहीं। बहादुरगढ़ का पूरा जो व्यवसाय है, उद्योग धंधे हैं, चौपट होकर के रह गए। कुंडली बॉर्डर से लगे हुए जितने भी व्यावसायिक केंद्र हैं, उनमें जो है एक तरीके से ताले पड़ गए। तो इसलिए प्रधानमंत्री बनाया गया था नरेंद्र मोदी को, या इसलिए केंद्र में सरकार बनवाई गई थी, लोगों की उम्मीदों पर तुषारपात और लोगों को भारी निराशा, कि हमने ये सोच करके तो नहीं बनाया था कि आप इस तरह के अराजक तत्वों को, देश विरोधी तत्वों को आप छेड़ेंगे ही नहीं, आप उनको वहां से खदेड़ेंगे ही नहीं, जबकि उनकी शिनाख्त हो चुकी है, उनकी पहचान हो चुकी है, पता चल चुका है कि ये किसके थाप पर नृत्य कर रहे हैं, किसकी कठपुतली हैं, कौन कौन किस मकसद से और किन अवसरों पर यहाँ ला करके बैठाते हैं। आप सही कह रही हैं, 22 जुलाई को फिर आ रहे हैं। 22 जुलाई को ही क्यों बुलाए जा रहे हैं? 22 जुलाई को ही राहुल गांधी उनसे मुलाकात क्यों कर रहे हैं? 22 जुलाई को चूंकि संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, तो एक और नई सरकार का सेशन जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए आप उनको यहाँ बुला रहे हैं। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी, खास तौर से कांग्रेस की और वामपंथियों की और विरोधी दलों की नीयत क्या है, मंशा क्या है, मकसद क्या है। इसके बावजूद इतना कटु सत्य आपकी आंखों के सामने है और आप बैठे हैं आराम से। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि योगी को लेकर के आओ, उनको प्रधानमंत्री बनाओ, क्योंकि वो बुलडोजर भी चलवाना जानते हैं, वो लठ भी चलवाना जानते हैं, और जिन्होंने कुछ भी बदजुबानियां की हैं, उनको तुड़वा करके हवालातें बंद करना भी जानते हैं। तो बिल्कुल भय सही भी कह रहे प्रीत ना हुई गोपाला, जब बिल्कुल। तक भय ना होगा तब तक नहीं चल सकता है। और शासन को शासन की तरह चलाया जाना चाहिए। एक हदीस की कोई एक छोटी सी जो है दृष्टांत नुपुर शर्मा ने टेलीविजन शो में कर दिया था, कतर नाराज ना हो जाए, सऊदी नाराज ना हो जाए, मुस्लिम कंट्री नाराज ना हो जाए, इसलिए आपने नुपुर शर्मा को
1 मिनट में पार्टी से बाहर निकाल दिया और उस लेडी की ज़िंदगी तबाह कर दी। 2.5 साल से वो किस तरह की स्थितियों परिस्थितियों में रह रही है। तो इस तरह की कायरता से तो नहीं शासन चलता है। आपको डट करके उसके साथ खड़ा होना चाहिए था और ये चुनौती देनी चाहिए थी कट्टरपंथियों को कि जो कुछ नूपुर शर्मा ने कहा है उसको गलत साबित करिए, तथ्यों के साथ गलत साबित करिए। और क्या इससे पहले आपके ही तथाकथित विद्वानों ने कई जगहों पर कई वीडियो में यही बात नहीं कही है जो नूपुर शर्मा ने कही थी? बस ये गुनाह है कि वो एक हिंदू है या वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है या वो आपको दृढ़ता के साथ आपका मुकाबला करती है डिबेट्स में, ये उसकी गलती थी। तो ये सारी चीजें देखिए, बहुत लंबे समय तक जब आप एक गलत मैसेज देते हैं तो आपके बारे में जो एक नैरेटिव बना हुआ है कि आप एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं और आप एक चाणक्य कह करके अमित शाह की प्रशस्ति की जाती है कि आप इस तरह के गृह मंत्री है, तो वो जो छवि आपकी निर्मित हुई है वो उसको क्षरित होते हुए ज़्यादा समय लगता नहीं है और उसी का मुजाहिरा जो है 2024 के नतीजों में देख लिया है। सर, आप जो कह रहे हैं ना कि आयातित लोगों को तुरंत या तो टिकट थमा दिया जाता है। अभी आप देखो ना, हिमाचल प्रदेश के देहरा में जो सीट बीजेपी उपचुनाव में हारी है, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी पत्नी को उतारा था, वहां पर भी आपने एक इंडिपेंडेंट को, जो कि अभी 3 महीने 4 महीने पहले बीजेपी में आया, उसको टिकट दे दिया। उसने इस्तीफा दिया था वहां से और आपने उसको पार्टी में शामिल कर लिया, वो हार गया। क्योंकि वहां पर भी अंदर खाने बीजेपी के कैडर में ही नाराजगी थी कि हम क्या सिर्फ दरियां बिछाते रह जाएंगे और बाहर से कोई आएगा आप उसको टिकट थमा देंगे। वो सीट भी इसीलिए हारे सर। और उसके बाद आप सर एक चीज और देखिए, जो 40 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है, उसने तो ये भी कहा है कि जो डीएम थे, बहुत जगहों पर जो अधिकारी थे, उन्होंने तो वोटर लिस्ट से बीजेपी के वोटर्स के नाम ही हटा दिए और 12 डीएम का अभी अभी तबादला भी किया गया इसीलिए। तो सर, मैं आज आपके सामने एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा और मेरे पति का वोट भी नहीं था वोटर लिस्ट में। आप सोच सकते हैं कि वो नाम ही नहीं था, जबकि मेरे पास सब कुछ था, आई कार्ड था, सब कुछ था, लेकिन नाम नहीं था। तो कहां गए वो नाम? यही सब है। इसी का जिक्र मैंने किया है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण कर देंगे तो उसके नतीजे तो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो ये समय रहते अगर चेत जाएंगे और जो भी साजिशें कद्दावर नेताओं के खिलाफ चलाई जा रही है, और ये भी एक तरह का कांग्रेसीकरण है। आप जरा याद करिए, अलग अलग राज्यों में जब केंद्र में इनकी सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की, हाँ। तब अलग अलग राज्यों में जो इनके थोड़े से भी कद्दावर नेता थे या थोड़ा बहुत जिनका जनमानस पर प्रभाव था, उनके कद को किस तरीके से छांटा जाता था और कौन छांटते थे। मैं तो उन दिनों कांग्रेस कवर करता था। ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीते थे, वो हाई कमान बने हुए थे। सब राज्यसभा के जरिए, मतलब पिछले दरवाजे के जरिए पार्लियामेंट में पहुंचते थे और यहाँ पर जो मार्स लीडर थे कांग्रेस में, उनके कद छांटते थे, उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करते थे, उनको ब्लैकमेल भी किया जाता था। बहुत खुल करके नहीं कहना चाहता हूं, ऐसे कई लोग हैं जो अब सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने 10 जनपद के दामाद को नवाजा था। तो ऐसे ऐसे कर्मकांड यहाँ से होते रहे हैं। मुझे डर है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी को ये रोग ना लग जाए और यहाँ पर जो साजिशें की जा रही हैं किसी को बदनाम करने की, किसी के सिर पर ठीकरा फोड़ने की और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की, तो ये इस बीमारी से जितनी जल्दी मुक्त हो जाएंगे उतना ठीक रहेगा। वरना जो एक सपना देखा जा रहा था कि भाई अगले 40-50 साल तक जो है भारतीय जनता पार्टी रूल करेगी देश पर, वो सपना सपना ना रह जाए कहीं। सर, एक और नैरेटिव जो इंडी गठबंधन की तरफ से आता है या मीडिया में जो उनका इकोसिस्टम है, वो उस नैरेटिव को लेकर आता है, वो ये है कि योगी और अमित शाह के बीच बन नहीं रही है।
दोनों के बीच 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है। इसलिए अमित शाह योगी को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत से नेताओं के जरिए। इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? और अगर ये गलत है तो क्यों अब तक डिनाई नहीं किया गया बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से? नहीं, इस तरह की चीज़ों का डिनायल तो कभी आता नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों करेगी। लेकिन जहाँ तक योगी आदित्य का सवाल है, आपको याद होगा जब सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का तीसरी बार नेता चुना गया, जी। तो कुछ केंद्रीय नेतृत्व के लोगों से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी, जिनमें राष्ट्रपति भी थे, जिनमें उपराष्ट्रपति भी थे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे। कई नेताओं से वो मुलाकात करके तब लखनऊ रवाना हुए थे। तो उनकी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, वो तो अमित शाह के यहाँ होकर के गए थे और उनसे मुलाकात करके गए थे। अगर 2014 की जीत का श्रेय चाणक्य साहब लेते हैं, अमित शाह लेते हैं, 2017 की जीत का भी श्रेय लेते हैं, 2019 की जीत का भी श्रेय लेते हैं और 2022 के भी रणनीतिकार वही थे, ये अगर आप नैरेटिव भेजना चाहते हैं पूरे देश में कि उत्तर प्रदेश में जो ये 4 जीतें हुई थी उनमें अमित शाह की रणनीति काम आई, तो 2024 की विफलता का भी तो श्रेय लीजिए। 2024 की हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर फुड़वाने की कोशिश क्यों हो रही है? कभी कोई विधायक बयान देता है, कभी कोई केशव मौर्य बयान देता है। अरे भाई, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट है। योगी आदित्यनाथ को अलग अलग प्रदेशों में बुलाया जाता है प्रचार के लिए, और हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव तक में उनको बुलाया गया था, रोड शो भी करवाया गया था, जनसभा भी कराई गई थी और 4 सीट से भारतीय जनता पार्टी वहां 44 सीट पर पहुंच गई थी। तो योगी आदित्यनाथ का जो जलवा है वो पूरे देश में चल रहा है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की जो कीर्ति पताका है, योगी आदित्यनाथ का जो लोकप्रियता चरम पर है, उससे अगर जरा भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। सर, रमेश चंद्र मिश्रा एक बीजेपी के एमएलए हैं जो बीएसपी से आयात हुए हैं, उन्होंने भी तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया ना कि बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है यूपी में। तो वो भी तो उसी कोटरी का हिस्सा लगते हैं जिनके जरिए योगी पर सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। तो इन लोगों के मुंह तो बंद करने पड़ेंगे ना सर। देखिए, ये काम जिनको करना है उन्हीं में से अगर कुछ लोग ऐसे लोगों को उकसा रहे हैं, वो तो एक गाना भी है ना किशोर कुमार का कि मझधार में नैया डूबे तो माझी पार लगाए, और माझी ही नैया डूबे तो उसे कौन पार लगाए। तो जब ये साजिशें अगर ऊपर के स्तर से रची जा रही हैं, इशारे किए जा रहे हैं, तो कौन इनको नियंत्रित करेगा? ये समय के थपेड़े हैं। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 10 सीटों का जो उपचुनाव होने जा रहा है ये हम जीतेंगे। इनमें से 5 बीजेपी के पास थी, 5 दूसरे दलों के पास थी, और योगी आदित्यनाथ जब कोई बात कहते हैं तो मैं तो उसमें दम मानता हूं कि कुछ ना कुछ तो सोच समझ के ही उन्होंने बात कही होगी। कार्यकर्ताओं का जोश कायम रखने के लिए, मनोबल बनाए रखने के लिए भी हो सकता है उन्होंने ये बात कही हो। कितनी सीटें जीती जाएंगी वो बाद की बात है, कितनी वो हारेंगे वो बाद की बात है। लेकिन इसके बाद भी आप फिर देखिएगा, अगर 10 की 10 सीटें नहीं जीत पाए तो फिर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। अभी कितना फेक नैरेटिव अभी बनाया गया कि साहब 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और इंडी अलायंस जीत गया और भारतीय जनता पार्टी हार गई। अब मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी केवल पश्चिम बंगाल में 3 सीटें हारी, बाकी जगहों पर 2 सीटें वो जीत गई। एक मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के पास थी वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई, एक और सीट वो जीत गई, यानी 3 सीटें। एक जीते हैं हिमाचल प्रदेश में, हमीरपुर जो थी सीट वो जीते हैं, यानी 3 सीटें हारी और 2 सीटें जीत गई।
यानी एक सीट हारी है भारतीय जनता पार्टी। बाकी जितनी सीटें दूसरे दल जीते हैं वहां या तो निर्दलीय थे पहले और ये जीते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को हरा करके नहीं जीते हैं। लेकिन नैरेटिव क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई, नरेंद्र मोदी हार गए। तो ये जो चीजें हैं, समय रहते भारतीय जनता पार्टी को इनका भी जवाब देना पड़ेगा, देना आना सीखना पड़ेगा। इनके प्रवक्ताओं की जो ढीलम ढाली है, ये हमारा और आपका काम है क्या हम ये फेक नैरेटिव की हवा निकालें? ये हमारा काम तो नहीं है। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है, लेकिन हम जनता को असलियत बताते हैं कि असलियत ये है और फेक नैरेटिव ये हो चल रहा है। तो कुछ मुझे लगता है कि मस्ती के मूड में भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनको लगता है कि क्या हो गया, कुछ सीटें ही तो कम हुई हैं, केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी बन गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ तो अभी मुख्यमंत्री हैं ही, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह की हरकतें भी कर ली जाएं। लेकिन लॉन्ग वे में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सर, एक मतलब आगे का प्लान अगर आप 2027 का लेकर चल रहे हैं तो आपको तो अभी से कमर कसनी पड़ेगी, और खास तौर पर वो लोग जो सिर्फ बयानबाजी करके मतलब हालात को और ज्यादा खराब कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने की भी सख्त जरूरत है। और आपने ये बात भी बिल्कुल सही की कि अगर योगी आदित्यनाथ के साथ छेड़छाड़ होगी तो यूपी तो जाएगा, केंद्र भी जाएगा, और इसका बड़ा भारी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी उन लोगों पर लगाम लगाई जाए जो इस तरह की बयानबाजी और नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने समय निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर मेरे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।